गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम प्रियम्बल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने कोर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारा कोर्स यूजीसी नेट लॉ का स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट कोर्स है। 3 जुलाई से शुरू हुआ है ये कोर्स, और इसमें हम 2 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम जूरिस्प्रूडेंस के क्लास सुबह 7 बजे अपलोड कर चुके हैं, और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा सब्जेक्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर होगा। आप जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो और भी बच्चे हैं, लो स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो। हम जो भी सिलेबस करेंगे आगे आने वाले 4 से 5 महीने के कोर्स के अंदर, हम सबका सारा सिलेबस क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं। और हम हैंडमेड नोट्स बनवाएंगे, क्योंकि जैसा आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हैंडमेड नोट्स की खासियत होती है कि हम जो भी लिखते हैं अपना लिखा हुआ हमें याद रहता है। हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ सारे नोट्स बनवाएंगे, ताकि आपको केसेस या टॉपिक के साथ केसेस को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एंड इस हर क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है, ताकि आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। एंड शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में बात करने से पहले हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर, जो कि 1935 ब्रिटिश टाइम पर आया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसके ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स लिए गए हैं, इनफैक्ट एज इट इज़ उठाए गए हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये बेस्ड है नेहरू रिपोर्ट पर। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बट कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की, जो कि 1946 के अंदर लाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस को हेल्ड करने के लिए लाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो पर्पस था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, जिसमें लोगों ने वोट भी किया था। तो अब हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके 2 प्रेसिडेंट हैं। एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे और एक जो परमानेंट प्रेसिडेंट है। तो जो परमानेंट प्रेसिडेंट है उनसे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बट बहुत पहले पूछा गया, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पता नहीं यूजीसी नेट का कब दिमाग घूम जाए और वो कुछ भी पूछ ले। तो हम जो फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्योंकि टेम्परेरी हम परमानेंट को तो फिर भी याद रख पाते, बट टेम्परेरी में हमें कंफ्यूजन होता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो याद रखना कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात कर ले कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बनाने का टाइम पीरियड है वो कितना लगा? वो थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने टाइम पीरियड के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुए तो वो डेट क्या थी? किस डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुए थे? 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिमेंबर, रिपब्लिक डे। बहुत सारे बच्चे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में ही कंफ्यूज होते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमारे देश को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी, रूल सिस्टम से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं।
अगर हम बात करें हमारा जो नेशनल फ्लैग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स है, सबसे पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं, देन हम अपना आगे शुरू करते हैं टॉपिक। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली के बारे में हम बात करेंगे आज। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है। आपको हर वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि आपके जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जब कभी आप उन्हें चांदनी रात में देखें तो आपको याद आए कि आपने कहाँ क्या लिखा है, तो आपको समझ में आ सके। तो हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सर कॉन्स्टिट्यूशन is based on Government of India Act Act 1935 में आया था। ये एक्ट किस टाइम पर? ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। और हमारा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये किस पर बेस्ड है? नेहरू रिपोर्ट पर, बेस्ड ऑन नेहरू रिपोर्ट, जो कि कब आई थी? 1928 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था 1940 में, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस को हेल्ड किया जा सके। कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 के अंदर। किस लिए? फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड। स्लाइड चेंज कर लेते हैं। और पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? टू मेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to draft the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लाने का पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। जैसे आपको पता होगा कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। सो अब हम अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली made by election by people directly। अब इसके 2 प्रेसिडेंट, परमानेंट और टेम्परेरी प्रेसिडेंट। परमानेंट प्रेसिडेंट of Constituent Assembly। एक्चुअली फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो से लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who is the
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड इस यहाँ पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नंद सिन्हा। सिन्हा, एक सेकेंड। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे हमने बात की थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा था, टाइम पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months 18 days। उसके बाद साइन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर, साइन हुए थे 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लगभग सबको पता होती है, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेट्स के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 को, सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 को, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडिपेंडेंस डे। स्लाइड चेंज कर लेते हैं। नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम 22 जनवरी 1947 को। सो ये हो गई हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब जूरिस्ट्स ने क्या डेफिनेशंस दी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में दो तरह से बात होती है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। एक तरह से हम स्ट्रक्चर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर से कैसा है और एक सोल से कैसा है। तो ऐसे दो तरीकों से हम बात करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर है फेडरल, और सोल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है यूनिटरी। सो इसी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग अलग एक्सपोनेंट्स ने, 2-3 एक्सपोनेंट्स हैं, उन्होंने डेफिनेशन दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जाती है। स्पेशली जो केसी वियरे और ऑस्टिन की डेफिनेशन है वो बहुत पूछी जाती है। केसी वियरे की तो काफ़ी बार पूछी जाती है। सो सबसे पहले हम ऑस्टिन की बात करते हैं। ऑस्टिन ने क्या बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल डॉक्यूमेंट है, और जो कि फेडरल नेचर का है स्ट्रक्चर से, और सोल से कैसा है, यूनिटरी। तो ये ऑस्टिन ने बोला है।
उसके बाद अगर हम केसी वेयरे की बात करें तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बोला, क्वासी फेडरल बोला है, ठीक है। और जेनिंग्स ने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो फेडरल है लेकिन उसकी टेंडेंसी कैसी है, यूनिटरी टेंडेंसी है। तो ये दो तीन एक्सपोनेंट्स है जिन्होंने बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सो आप इन्हें लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे किसने क्या बोला है। सो डेफिनेशंस ऑफ एक्सपोनेंट्स, डेफिनेशन बाय एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले ऑस्टिन ने क्या बोला है, इन्होंने बोला सोशल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, और कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, एंड कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर हम केसी वेयरे की बात करें, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर एंड ये यूनिटरी स्टेट है, इट इज अ यूनिटरी स्टेट। यहाँ स्टेट वर्ड का क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम किसी भी कंट्री को कंट्री से रेफर नहीं करते हैं, स्टेट से रेफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ स्टेट है जिसमें फेडरल एलिमेंट्स क्या है, एनिसिलरी है, इन विच जो फेडरल एलिमेंट्स है वो सिर्फ एनिसिलरी है, यानी सहायक का काम करते हैं बस वो। ये केसी वेयरे ने बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में। अगर हम बात करें जेनिंग्स ने क्या बोला है, जेनिंग्स सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन यूनिटरी टेंडेंसी के साथ, विद यूनिटरी टेंडेंसी। अब अगर हम बात करें ऐसी ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बात की है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो उन्होंने क्या बोला है, आर अम्बेडकर बाबा साहब ने क्या बोला है, ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। पहले पूछा गया आई थिंक 2022-21 के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट नहीं पूछी जा रही है ये, लेकिन हो सकता है कभी भी पूछी जाए, हो सकता है नेक्स्ट अभी जो अगस्त में होने वाला है उसी टाइम पूछ ली जाए, या दिसंबर में होने वाला है जो एग्ज़ाम है उस टाइम पूछ ले। तो पता नहीं है कि जो पहले पूछे गए हैं कि वो अभी पूछे जाएंगे या नहीं। तो हमें ध्यान रखना है चीज़ों के बारे में, हमें हर किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे वो पहले पूछी गई या अभी। बस हम पहले वाली चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल as much as it establishes what may be called dual polity। जैसे हमारा सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, दो तरह की पाई जाती है। उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है अगर वो ड्यूअल पॉलिटी एस्टैब्लिश करता है। तो ड्यूअल पॉलिटी से आप याद रख सकते हो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बात की है। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है,
ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो उन्होंने बोला इट इज़ लाइकली that free India may be that free India may be federal India, though in any event there would be a great deal of unitary control। तो ये डेफिनेशन दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से रिलेटेड। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई एक्सपोनेंट्स की बात। अब क्या ऐसा कोई केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से रिलेटेड कुछ बात की है? जी हाँ, ऐसा केस है, दैट इज SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। आगे आने वाले हर लेक्चर में हम यूनियन ऑफ इंडिया को ऐसे लिखेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी मैं ऐसा लिखूं कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो इस केस में जस्टिस थे जस्टिस PB सावंत। तो उन्होंने बात की थी कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर का ये मतलब है कि जिसे लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो फीचर है जिसके साथ लेजिस्लेचर छेड़छाड़ नहीं कर सकती, तो उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस के अंदर। क्या हेल्ड किया था? फेडरल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट federalism is the basic structure या फीचर बोल सकते हैं हम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ नोट में लिख लीजिए, बेसिक फीचर मीन्स the feature related to federalism cannot be amended by the legislature तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। आगे हम बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। हम प्रीएम्बल शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डेफिनेशन, एक्सपोनेंट्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक प्रीएम्बल, जो हमारा आज का टॉपिक है। प्रीएम्बल। तो मुझे एक बात बताओ कि दुनिया का सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ USA। सो हमारा और USA के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल को इंसर्ट किया गया था। सो हमारे यहाँ जो प्रीएम्बल, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया, प्रीएम्बल की प्रैक्टिस को, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया? दैट इज़ द USA। सो ये लिख लेते हैं। सो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड which first inserted preamble in the constitution
एक्चुअली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रैक्टिस किस कंट्री से अडॉप्ट की गई है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। जैसे यूएसए से पूछ लेंगे, ऐसे पूछ लेंगे प्रियम्बल किस कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, तो यूएसए से। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहाँ से अडॉप्ट किया गया, ये भी यूएसए से। तो ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, तो पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब भी याद रखना होगा। तो यहाँ पर लिखिए इंडिया अडॉप्टेड this practice from USA Constitution. अब अलग अलग जस्टिस ने प्रियम्बल को अलग अलग नाम दिए हैं। एक दो बार पूछा गया है इसके बारे में, तो बट आप ये देख लीजिए क्योंकि नाम इम्पॉर्टेंट है, किसने क्या बोला हमारे प्रियम्बल के बारे में। सो सबसे पहले स्लाइड चेंज कर लेते हैं, देन एक साथ लिखते हैं इनको। तो सबसे पहले नाम दिया गया है ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को ज्वेल किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला ठाकुर प्रसाद भागवा ने। ठाकुर प्रसाद भागवा जी ने इन्हें क्या बोला है कि प्रियम्बल इज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भागवा। दूसरा बोला प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है? नानी ए पालकी वाला ने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2-3 बार इन्हें रिपीट करके याद कीजिएगा, तब आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतनी बार आपका काम आपको चीज़ें याद होती जाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चीज़ से। आप देखना धीरे धीरे जब आपके हम मिड में पहुंच जाएंगे और आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आई एम श्योर आपको आ रहा होगा, तो देखना कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसलिए आपको हर लेक्चर को 2 से 3 बार तो देखना ही देखना है। ये तो आप गांठ बांध लीजिए कि आपको हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी, मैं भी हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखती थी। तो इसी तरह आपको भी करना है। इसलिए आपका अगर आप ऐसा करने वाले करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो प्रिपरेशन करने में 8-9 महीने जाते ही हैं रिवीजन और सिलेबस को कंप्लीट करने में, बट अगर आप ईमानदारी से 5-6 घंटा प्रिपरेशन कर लेते हो यूजीसी नेट की, तो इसे क्लियर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बट आपको बहुत ट्रिकी, हर लाइन को 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, 2 या 3 तरीक़ों से समझना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप अगर ऐसे बोल दोगे नानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूछ लेंगे नानी ये पालकी वाले ने क्या नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको याद रखना कि आइडेंटिटी कार्ड बोला है। तो मतलब ऐसे बहुत ट्रिकी चीज़ें पूछते हैं। तो आपको केसेस भी ऐसे ही याद रखने हैं, क्योंकि केसेस में काफ़ी चीज़ें बोली जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो आपको वो भी याद रखनी है। उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब उनके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। उसके बाद होरोस्कोप बोला है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला के मुंशी ने। उसके बाद बोला है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसने बोला? जस्टिस हिदायतुल्ला ने। पांचवा है कि प्रियम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रीम्स और एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, और ये किसने बोला? A.K. अय्यर साहब ने बोला है। रिफ्लेक्शंस ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल।
A.K. अय्यर ने, A.K. अय्यर साहब ने बोला। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स क्या है हमारे प्रियम्बल के। तो 4 कंपोनेंट्स है प्रियम्बल के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो अथॉरिटी ड्राइव करता है उसका सोर्स क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये 4 हमारे प्रियम्बल के कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके हम इनके बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों के बारे में लिख लेते हैं। प्रियम्बल हैज 4 कंपोनेंट्स। फोर कंपोनेंट्स, एक एक को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला है हमारा सोर्स, क्या है। दूसरा है क्या है हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन, किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। थर्ड क्या है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करता है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो लाई करती है इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात याद रखना कि सोवरेनिटी लाई करते हैं इन द पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं एक हम बात बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और ये प्रैक्टिस हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, यूएसए से अडॉप्ट की है। सो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और एक बोल रहे हैं कि जो सोवरेनिटी है वो लाई करती है इन द पीपल ऑफ इंडिया। सो और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लीगल सोवरेनिटी है या लीगल सुप्रीमेसी है वो लाई करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लीगल सोवरेनिटी, हम लीगल सोवरेनिटी की बात करें ना कि सोवरेनिटी की, लीगल सोवरेनिटी है जो वो लाई करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, नॉट इन द वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि लीगल सोवरेनिटी लाइज इन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन व्हाट, तो ऑप्शन होते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 2-3 ऑप्शन होते हैं, प्रियम्बल होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे चूज करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस ध्यान रखना जहाँ बोला गया है कि लीगल सोवरेनिटी तो लाई करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, वेयर एज सोवरेनिटी लाई करती है इन द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लीगल सोवरेनिटी और सोवरेनिटी का ये जो लाई है ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर लाई करता है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है और आई एम श्योर आपको भी होता होगा। मैं पढ़ती थी तब मुझे भी होता था, तो मुझसे जो कन्फ्यूज़न मुझे होता था मुझे लगता है किसी और को भी हो सकता है। तो आप भी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि जो कन्फ्यूज़न अगर मुझे हुआ करता था तो आपको भी हो। सो या इसके बारे में लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन derives authority from the people of India. Sovereignty यानी संप्रभुता lies in the people of India. We say
एज वी से, जैसे हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ये कहाँ से अडॉप्ट किया हमने? यूएसए से। याद रखना, जैसे मैं बता रही थी कि वहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का एग्जाम जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से अडॉप्ट किया? यूएसए से। सब हम बात करते हैं केस के बारे में। केस है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। कई जगह यूनियन ऑफ इंडिया होता है वर्सेस में कई जगह स्टेट ऑफ केरला होता है, तो आप अपने हिसाब से जो जैसा भी लिखा हो तो वो आप चूज कर सकते हैं वहाँ पर केरला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था कि दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल सॉवरेनिटी इन इंडिया रिजाइड करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जिन चीज़ पर मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो चीज़ बार बार पूछी जाती है, ट्रिक्स बनाकर आपसे पूछी जाती है, तो आप उन ट्रिक्स में ना फंसे, इसलिए मैं उन पर बार बार इतना जोर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैम ने इस बात पर कितना एम्फेसाइज किया था। और ये तभी होगा जब आप लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब आगे हम बात करते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन की। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। और एनफोर्स डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। ये थी क्या थी? 26 नवंबर 1949। अब अगर बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? वो क्या है? इट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। अब पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है? क्रोनोलॉजिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको क्रोनोलॉजी में याद रखना कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि 3 वर्ड यहाँ पर एस से शुरू होते हैं। तो इसकी 2 ट्रिक है। एक तो SSSR है जहाँ आपको याद रहे कि पहले 3 एस वाले आएंगे और DR लास्ट में आएगा। इससे आपका एक ऑप्शन आप चूज करने में आसानी नहीं होगी जहाँ पर DR आपको लास्ट में मिलेगा। एक दूसरा जिससे आप इनको क्रोनोलॉजी में याद रख सकते हैं, दैट इज सेव लिस्ट को लाकर ड्रामा किया पब्लिक में, ड्रामा किया पब्लिक में। तो सेव यानी सोवरन, लिस्ट यानी सोशलिस्ट, ड्रामा सेक्युलर यानी लाकर, और ड्रामा यानी डेमोक्रेटिक, और पब्लिक मीन्स रिपब्लिक। तो देखो ये सारा क्रोनोलॉजिकल में याद हो गया है। अगर आपको ये ट्रिक याद ना आए तो SSDR से आपको ये तो याद आ जाएगा कि DR लास्ट में है। SSSDR से DR लास्ट में है। SSS को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी, सेव लिस्ट को लाकर ड्रामा किया पब्लिक में, सेव से सोवरन, लिस्ट से सोशलिस्ट, लाकर से सेक्युलर।
तो आपको इससे याद हो जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। अब बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है जस्टिस करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, सबको इक्वली समझना, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना बनाए रखना। तो इसको भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए बोला जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है जस्ट लेफ्ट। सो जस्ट से होगा जस्टिस और लेफ्ट से होगा लिबर्टी, ई से होगा इक्वालिटी और एफ से क्या होगा, फ्रेटर्निटी। इस ट्रिक से आप इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या preamble is the part of the constitution or not? Is the part of the constitution or not? और नॉट। तो ये क्वेश्चन आता है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है, जिसमें एक में बोला गया, 3 जजमेंट है सॉरी, जिसमें एक में बोला गया कि जो प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द बेरूबरी का केस है 1960 का। और उसके बाद है केशवानंद भारती केस और एक यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले केशवानंद भारती केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी का केस आता है 1975 का आई थिंक, या 1995 का, मैं अब भी आपको कंफर्म करके बता दूंगी। उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बोला कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम ये केसेस को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस है बेरूबरी केस। बेरूबरी केस 1960 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble is not the part of the constitution, not the part of the constitution। अब एक चीज तो ये हेल्ड की गई थी बेरूबरी केस के अंदर, और एक चीज बोला था सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में ही, वो भी लिख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the preamble to the constitution वो किस चीज का काम करता है, एक की का काम करता है, कि जो to open the mind of the makers, आगे हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। माइंड ऑफ द मेकर्स, और दिखाता है एंड शोज द जनरल पर्पस, पर्पस फॉर विच दे मेड the several provisions of the constitution। तो एक की का काम करता है हमारा प्रियम्बल,
ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें बताया जा सके कि इसका जनरल पर्पस क्या है इसको बनाने के पीछे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं वो दिखाता है कि ये सारे उस पर्पस को ध्यान में रखकर ऐड किए गए हैं। तो उसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय केस है, इसमें हेल्ड किया प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम इसी केस के अंदर बोला गया था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे केशवानंद भारती केस में बहुत कुछ हेल्ड किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हेल्ड की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हमारे लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट टाइम इस केस के अंदर हेल्ड किया गया। देन एक दूसरा केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। ये आई थिंक 1995 का केस है, आप चेक कर लीजिएगा, बट आई एम श्योर ये 1995 का है। तो इस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन held that preamble is the integral part of the constitution। ठीक है, ये केसेस थे हमारे प्रियम्बल के पार्ट होने या ना होने से कॉन्स्टिट्यूशन के। सब हमने जो ये नेचर और ऑब्जेक्टिव्स की बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोवरन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम सोवरन के बारे में देखते हैं कि सोवरन क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। सोवरन का मतलब है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, अब ये किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है, ना ही एक्सटर्नली और ना ही इंटरनली। और जो सोवरनिटी है वो लाई करती है इन द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया, और लीगल सोवरनिटी लाई करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और ये किस केस के अंदर बोला गया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैंने पहले बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो सोवरन इंडिया है वो अपने अफेयर्स को फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। तो ये सोवरन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो पहली बात है, इंडिया इज नॉट अ सब्जेक्ट टू एनी फॉरेन पावर फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, दोनों तरीके से। प्रोस्पेक्टिव। दूसरा, सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस। मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ इन बातों पर। तीसरा, फ्री है इंडिया टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। हमारा अगला जो नेचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डेमोक्रेटिक, उसके बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेटिक तो डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था। डेमोक्रेसी का बेसिकली से रूल बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये रूल किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा हु वाज द अब्राहम लिंकन। सो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे USA के।
सो उन्होंने ये रूल दिया था कि डेमोक्रेसी का जो ये से रिलेटेड रूल दिया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, ये होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और जो गवर्नमेंट है इसको लोग इलेक्ट करते हैं कंट्री को रूल करने के लिए, और फिर वो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करती है। तो ये इन्होंने रूल दिया था। तो इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है इसकी पावर का सोर्स क्या है, तो वो क्या है, वो लाई कर वेस्ट करता है पीपल्स के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लिखते हैं ये बातें जो हमने अभी इसके बारे में की है। डेमोक्रेटिक का मतलब है, इट मीन्स जो सोर्स ऑफ पावर है, पहला जो सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट वो वेस्ट करती है इन द पीपल। और इससे रिलेटेड केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो है आरसी पोंडियाल का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1993 का केस है, जिसमें हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट जो गवर्नमेंट पावर है वो वेस्टेड है इन द पीपल। ठीक है, ये सेम चीज़ उन्होंने हेल्ड की थी कि गवर्नमेंट पावर वेस्टेड इन द पीपल। उसके बाद हमने बात की है एक स्टेटमेंट की जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है, इट इज़ अ गवर्नमेंट, वो क्या होती है, फॉर द पीपल, पीपल, बाय द पीपल, एंड ऑफ द पीपल। तो ये किसने बोला था, अब्राहम लिंकन की ये स्टेटमेंट थी। लिंकन की स्टेटमेंट है, आई थिंक यही स्पेलिंग है इनके नाम की। और ये कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, अब आगे हम बात करते हैं सेक्युलर के बारे में, जो हमारा थर्ड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सेक्युलर के बारे में। सो ये जो वर्ड सेक्युलर है, प्रियम्बल में अब तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जिसके इस अमेंडमेंट के द्वारा काफ़ी चीज़ें ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसी अमेंडमेंट के अंदर 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। पहला सेक्युलर, दूसरा सोशलिस्ट, एंड थर्ड वर्ड इज इंटेग्रिटी वर्ड। ठीक है, अभी लास्ट 2023 का जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और इसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला तो अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, दूसरा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, तीसरा अमेंडमेंट किया तो जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, चौथा लेजिस्लेचर की आर्बिट्रेरी पावर है कि वो अमेंड कर सकता है। तो जो ऑप्शन था कि अमेंडमेंट किया जा सकता है वो ज़्यादा बच्चों ने चूज़ किया, इंस्टेड ऑफ अमेंडमेंट किया तो जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि अमेंडमेंट हो तो सकता है, क्योंकि एक बार हुआ है, हमारे आगे भी हो सकता है, बट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे 3 वर्ड्स याद किए ऐड किए गए थे, रिमेंबर, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी वर्ड। तो दिस वर्ड इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। (1976) द्वारा।
तो सेक्युलर का मतलब ये है कि जो स्टेट है, स्टेट वर्ड मैं यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल रेफरेंस में कंट्री को स्टेट वर्ड से रेफर किया जाता है, ना कि कंट्री वर्ड से। तो जो स्टेट है यानी इंडियन स्टेट, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन को न्यूट्रली देखेगा और इक्वली ट्रीट करेगा। तो हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है उसको पॉजिटिव मीनिंग में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं सेक्युलर का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टेट डजंट रिकॉग्नाइज any religion and will be neutral in the matters of religion। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, दैट इज जो डेमोक्रेसी हमने यहाँ देखा, हाँ ये डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड एक केस है, डेमोक्रेसी रिलेटेड केस है, इंदिरा गांधी का केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है, राजनारायण का केस है, जब भी याद आया ये 1975 का केस है। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था वो था कि डेमोक्रेसी क्या है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसी केस के अंदर बोला गया था कि इसके अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये भी याद रखना कि डेमोक्रेसी बेसिक फीचर है, डेमोक्रेसी इज द बेसिक फीचर, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution and included free and fair elections। ये याद रखना कि फ्री और फेयर इलेक्शन से रिलेटेड भी केस यही है, इसी के अंदर एड किया गया था कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे थे सेक्युलरिज्म की, तो हम कहाँ तक बात कर चुके हैं, कि और स्टेट कोई भी रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करता है और रिलीजन के मैटर्स में न्यूट्रल रहेगा, और ये हर रिलीजन को ट्रीट करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, इट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ भी सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है और अमेरिका भी सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इन दोनों के सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस ये है, इम्पोर्टेंट डिफरेंस, कि जो अमेरिका का सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया और हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है उसको पॉजिटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया। ये प्रिंसिपल सुना है आपने, सर्वधर्म संभव, जो हमारा संस्कृत का एक सिद्धांत है, सर्वधर्म संभव, कि सारे धर्मों को हम एक साथ लेकर चलेंगे और इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पर हमारा सेक्युलरिज्म बेस्ड है। अब इससे रिलेटेड दो केसेस है, एक तो SR बोमई का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्युलरिज्म है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है ये। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म is the basic structure of the constitution। स्लाइड चेंज कर लेते हैं। Give me a second। Okay, basic structure of the constitution।
ये 1994 का केस है SR बोम्मई का। एक केस और है अरुणा रॉय का केस, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 2003 का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि इसने जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया, तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया में सेकुलरिज्म को पॉजिटिव मीनिंग में अडॉप्ट किया गया है, और इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे के रिलीजन की तरफ वो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप करनी है, कि हम हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करें, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट दें। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड की थी। तो अब लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। तो ये स्टेटमेंट्स है जो इनसे रिलेटेड केसेस भी पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप ये जो नोट्स हैं ये टू द पॉइंट बनाए गए हैं। एक्चुअली ये नोट्स मैं जब पढ़ती थी उस टाइम बनाए थे मैंने, तो ये सब मैंने बिल्कुल बहुत उस तरीके से बनाया जैसे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन होती है, या यूजीसी नेट का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कैसा आता है। हर साल हर छठे महीने में इसका जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी तरीके से याद रखनी है कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप देखते ही बता दें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो उस ट्रिकी क्वेश्चंस को भी आपको ऐसे ही याद रखना है। Supreme Court held that secularism has a positive meaning and it means, इसका क्या मतलब है कि हमें डेवलप करनी है, टू डेवलप क्या अंडरस्टैंडिंग and respect towards different religion। Give me a second। So इन दोनों केसेस को याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक थोड़ी बड़ी है बट आपको बस याद रखना है कि किस बारे में बात कर रही है ट्रिक। तो ट्रिक ये है कि 1994 में बोम्मई, आपको याद है बोमन ईरानी बहुत मंझे हुए एक्टर है, उनसे ये ट्रिक है कि 1994 में बोम्मई ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया और फिर अरुणा के साथ मिलकर 2003 में इसको आगे बढ़ाया, सेकुलर को आगे बढ़ाया। तो ये ट्रिक है, इससे आपको ईयर भी याद हो जाएगा केस का, और किस केस में क्या बोला, केस का नाम किस केस में क्या बोला वो भी याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 1994 में बोम्मई ने बेसिक सेक्युलर के बारे में पढ़ाया, फिर 2003 में अरुणा के साथ पॉजिटिव सेक्युलर को आगे बढ़ाया, पॉजिटिव सेक्युलर को आगे बढ़ाया। तो 1994 में बोम्मई, SR बोम्मई का केस है, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्युलरिज्म की बात की है कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। और 2003 में फिर अरुणा रॉय का केस आता है जिन्होंने पॉजिटिव सेक्युलर की बात की है कि इसका क्या मतलब है कि हम हर रिलीजन की तरफ अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को डेवलप करें। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं केसेस को, तीनों चीज़, ईयर भी, केस का नाम भी, और क्या हेल्ड किया उस केस के अंदर, तो वो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर के बाद हम देखते हैं सोशलिस्ट।
ये वर्ड भी ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट, एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। और सोशलिस्ट वर्ड का, सोशलिस्ट का मतलब क्या था कि जो पावर है या जो वेल्थ है, हम उसे कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। इसका एम ये था, हमें उसे रोकना है, मतलब सब लोगों के पास इक्वली होना चाहिए। ठीक है, वेल्थ तो। और जो ये एम है सोशलिस्ट का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के आर्टिकल 39 के क्लोज सी में इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट है ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। ये जो सोशलिस्ट का कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है यहाँ पर। और जो इकोनॉमिक और सोशलिस्ट जस्टिस है ये डीपीएसपी के आर्टिकल 39 क्लोज बी और सी में इंसर्ट किया गया है। तो ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके दो केसेस हैं वो देखेंगे। सो इट्स एम था टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन, मतलब कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए, उसको रोकना है हमें, ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू। ये था आर्टिकल 39 क्लोज सी में। और इसके बाद था कि ये बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस की। It embodies the concept of socialism. Embodies the concept of socialism. दूसरा ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जिसके प्रोविजंस हैं हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 39 क्लोज बी एंड सी के अंदर। स्लाइड चेंज कर लेते। अब इससे रिलेटेड दो केसेस हैं सोशलिज्म से रिलेटेड। एक तो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1979 का। ठीक है। एक है डीएस नकारा का केस। पहला केस है इससे रिलेटेड एक्सेलवियर का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस है। और दूसरा केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1983 का केस है। डीएस नकारा के केस में क्या हेल्ड किया गया था कि जो सोशलिज्म है इसका बेसिक पर्पस है लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। तो डीएस नकारा के केस में ये हेल्ड किया गया था। इट वाज हेल्ड दैट basic purpose of socialism is to provide, क्या प्रोवाइड करना है लोगों को, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल सिक्योरिटी। एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल, इसके अंदर हेल्ड किया गया था। एक केस और है, आई थिंक 2022 में कुछ पूछा गया था, दिल्ली फोरम का केस है, एक दिल्ली साइंस फोरम का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। एक्चुअली इसमें ना जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन करने से रिलेटेड बात हुई थी कि
इसमें ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो के बारे में बात नहीं करता है। तो जो टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसको सिर्फ बात पर इस ग्राउंड पर इनवैलिड हम नहीं डिक्लेयर कर सकते कि वो जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है उसके कॉन्ट्रेरी जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हर चीज़ अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, आज भी अगर हम देखें तो हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हम उन चीज़ों को इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते कि वो आइडिया ऑफ सोशलिज्म के अगेंस्ट है। तो ये एक टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड केस है जो अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो ये देखते हैं, लिखते हैं क्या हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन doesn't lay down any economic policies. The privatization of telecom sector can't be held invalid only on the ground that it is contrary to the idea of socialism. अब ट्रिक है, तो पहले जो हमारे 2 केसेस है एक्सेलवियर वर्सेस डीएस नकारा से रिलेटेड, वो एक उसको याद करने की एक ट्रिक है कि 1979 में एक्सेलवियर आया और 1983 में बिल्कुल नकारा हो गया। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये 2 केसेस किससे रिलेटेड है। हो गया नकारा हो गया तो मतलब उसकी इकॉनमी पर फर्क पड़ा है बेचारे की पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और बात, सोशलिज्म कई तरह के होते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया है। तो 3 सोशलिज्म है, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म। हमारी कंट्री में गांधीयन सोशलिज्म के प्रिंसिपल पर हमारा सोशलिज्म बेस्ड है। गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है वो सोशलिज्म है, वो बात करता है कि हमारा कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। जो याद है लॉकडाउन के टाइम पर ये बहुत चला था कि हमारा कंट्री मतलब सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़, वैसे तो हमारा कंट्री शुरू से ही सेल्फ डिपेंडेंट है। आप देखेंगे कि हर गांव में आप देखेंगे आज भी और पहले भी हर चीज़ उपलब्ध रहती है हमारे गांव में, चाहे वो गेहूँ हो, पानी हो, हॉस्पिटल्स हो, बैंक्स हो। तो हमें एक चीज़ के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता है। तो हमारा कंट्री हमेशा से ही सेल्फ डिपेंडेंट रहा है। ठीक है, बट ये बात पहले नोटिस नहीं हुई है, बट है ये चीज़। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम सोशलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इन वर्ल्ड पहला है मार्क्सिस्ट, दूसरा है कम्युनिस्ट एंड थर्ड वन इज गांधीयन सोशलिज्म। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो इंडियन सोशलिज्म है, वो गांधीयन सोशलिज्म को फेवर करता है। इंडियन सोशलिज्म फेवर
गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म which relies on self-reliance and self-dependent country। ठीक है, एक सेकेंड। सो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम रिपब्लिक की। सो ये नेचर ही चल रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब हम रिपब्लिक की बात करते हैं। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जो हेड है स्टेट का, वो इलेक्शंस द्वारा चूज़ किया जाएगा और लोगों द्वारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, सॉरी इलेक्शन द्वारा चूज़ किया जाएगा और उसका ऑफिस हेरिडिटरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है रिपब्लिक का। इट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट would be elected and elected one and not an hereditary office। hereditary office कहाँ मिलता है? ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे हेरिडिटरी ऑफिस है, तो वो रिपब्लिक नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये थे हमारे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या बताए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्ट लेफ्ट, इससे आप याद रखेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो पहला है जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, थर्ड इज इक्वालिटी एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। तो ये जो तीन है, ये तीन हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, रेवोल्यूशन से अडॉप्टेड। ये जो आइडिया है, आइडिया बोरो किया है फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद और इन तीनों को क्या बोला जाता है? और ट्रिनिटी ऑफ प्रिएम्बल भी बोला जाता है, ट्रिनिटी ऑफ प्रिएम्बल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस की। स्लाइड चेंज करते हैं, देन हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस के। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस की। ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ पर हम नेचुरल जस्टिस की बात नहीं करें, यहाँ पर हम तीन तरह की जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ये तीन जस्टिस की बात करें। और जो जस्टिस का ये आइडिया है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, जो कि 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीन तरह के उस पर बेस्ड है। पहला इज पॉलिटिकल जस्टिस, सेकेंड इज सोशल जस्टिस और थर्ड इज इकोनॉमिकल जस्टिस। सो इससे रिलेटेड एक ट्रिक, और ये कहाँ से अडॉप्ट किया? ये तीनों हमने रशियन रेवोल्यूशन से अडॉप्टेड या बोरोड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन से, जो कब हुआ था?
1917 के अंदर हुआ था। उसके बाद इससे रिलेटेड ट्रिक है ये याद रखने की कि किन जस्टिस के बारे में हम यहाँ बात करें। सियाप्पा वर्ड सुना है? सियाप्पा ही हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सी से हम बात करेंगे सोशल जस्टिस, सोशल की। या से हम बात करेंगे इकोनॉमिकल, और पा से हम बात करेंगे पॉलिटिकल। तो ये तीन जस्टिस, रिमेंबर यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात नहीं की गई है, तो ये तीन तरह के जस्टिस की बात की गई है। तो पॉलिटिकल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? अडल्ट सफरेज, जिसे आई थिंक 61st अमेंडमेंट से हमारे यहाँ ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अडल्ट सफरेज से वो 61st से हुआ है, आई थिंक मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी, बट मुझे जहाँ तक लगता है 61st अमेंडमेंट से ऐड किया है। तो अडल्ट सफरेज मतलब हर सिटीजन को जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार है। तो वो अडल्ट सफरेज है। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ उसके कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन या फिर सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सोशल जस्टिस की बात की गई है जिसे आर्टिकल 15, 17 और 18 में एनश्राइंड किया गया है। उसके बाद रहता है इकोनॉमिकल जस्टिस कि किसी भी पर्सन के साथ उसके इकोनॉमिक स्टेटस या बैकग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तीनों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इट इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इसके लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। दूसरा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में नो डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of caste, religion, race, sex and place of birth। और ये एनश्राइंड किया गया है आर्टिकल 15, 17 अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है और 18 के अंदर। उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमी के बेस पर आप इकोनॉमिक ग्राउंड पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। तो ये होगी हमारे जस्टिस के बारे में बात। अब बात करते हैं हम लिबर्टी के बारे में। जस्टिस के बाद क्या था? लिबर्टी। 5 तरह की लिबर्टी इंश्योर की गई है। पहली, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 5 तरह की लिबर्टी इंश्योर की गई है और ये 5 तरह की लिबर्टी बहुत असेंशियल है फ्री सोसाइटी के लिए। तो जिसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से डेवलप हो सके, इसलिए ये 5 जो लिबर्टीज़ हैं ये बहुत असेंशियल हैं। ठीक है, तो ये 5 लिबर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज ensured
वो कौन सी हैं? ग्राफ बना के कर लेते हैं। ग्राफ में चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, and third one is liberty of belief, चौथा that is liberty of faith, and the last one is liberty of worship. वर्शिप। इनको याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अपने बिलीफ और फेथ को वर्शिप के थ्रू एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है। सो देखो कैसे ये ट्रिक है। बिलीफ यानी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ यानी लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप यानी लिबर्टी ऑफ वर्शिप। थ्रू से हम क्या कर सकते हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट याद रख सकते हैं, और एक्सप्रेस से लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और लिबर्टी यानी ये जो ट्रिक है किससे रिलेटेड है? लिबर्टी से रिलेटेड है। तो ये सारे ये इसे को याद रखने की ट्रिक हो गई। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी में हम सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1789 के अंदर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ था कि उस टाइम पर ना जो माइनॉरिटी क्लास होती थी, जो रिच क्लास होते थे, वो रूल आउट करते थे फ्रांस के अंदर, और वो टैक्स बहुत कलेक्ट करते थे मेजॉरिटी क्लास से। तो वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फिर उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी कि इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए और जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसको रोका जाना चाहिए। तो वहाँ से हमने ये जो कंसेप्ट है ये बोरो किया है, और यहाँ पर जो हमारा इक्वालिटी है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो यहाँ पर ये बातें हैं इक्वालिटी के बारे में। तो लिखते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो किस लिए हुआ था? एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दिस कंसेप्ट इज बोरोड, ऐसे लिखते हैं। फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और what was the French Revolution? What was the French Revolution? ऐसे लिखते हैं इसे आपको याद रहेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस बारे में था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेसिकली collection of taxes from majority class। ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर इक्वालिटी की बात करते हैं। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
देख रहे हैं हर टॉप कंसेप्ट को हम, इनफैक्ट हर पॉइंट को हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं, इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होने वाली है। इसलिए आपको हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है, और इसी तरह हम 4 से 5 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस करने वाले हैं, 10 की 10 यूनिट का सिलेबस करने वाले, और ऐसे ही करने वाले ट्रिक्स के साथ, और हैंडमेड नोट्स बनवाएंगे। तो आप हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, उसके बाद आई एम श्योर आप खुद कमेंट करोगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस गेन हुआ है और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। अभी जो जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि फ्रेटर्निटी किस बारे में बात करता है, क्या अश्योर करता है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी अश्योर करता है डिग्निटी। ये क्वेश्चन था, आया था, व्हाट फ्रेटर्निटी अश्योर्स, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी। वैसे फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो प्रिवेल होता है अमंग ऑल इंडियंस। ये हम इंडियंस की वैसे भी खासियत है, वी आर वेरी हम्बल, हम सब में भाईचारे की भावना है। सो फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो यहाँ तक तो था हमारे प्रियम्बल के बारे में। एक चीज़ और लिख लीजिए कि देयर इज ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हुआ है, अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वो कौन सी हुई है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, आई थी। इसने 3 वर्ड्स को ऐड किया था। पहला था सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए थे हमारे प्रियम्बल के अंदर। उसके बाद एक केस और है, कुछ बातें और लिख लेते हैं हम प्रियम्बल के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, वो देख लेते हैं। केशवानंद भारती का केस है, केशवानंद भारती केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो ये बात है ना, ये हेल्ड किया था इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, बट उस पर एक लिमिट लगा दी थी। लेकिन वो सब्जेक्ट होगा, उस पर एक कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बहुत स्मार्ट है। जब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी केशवानंद भारती केस में सबसे पहले, तो उन्होंने बताया ही नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जब भी कोई ऐसा लॉ आता है तो वो अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई इंक्लूसिव नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये बताते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना स्मार्ट है। अगर लेजिस्लेचर के पास पावर है तो सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाने की, अगर सुप्रीम लेजिस्लेचर के पास पावर है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चेक कर सकता है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। और इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या इंक्लूड होगा, तो फिर वो अपने हिसाब से ही चेक करते हैं। अब एक केस है जो कुछ स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू प्रियम्बल, वो लिख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रियम्बल।
सो जब आप प्रियम्बल से रिलेटेड ये ऐसे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो होती है वहाँ एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। सो जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रियम्बल एम्बोडीज द intentions of the founding fathers and objectives of the constitution। अभी हमने बात की कि प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, तो ये उसी बारे में है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज द सोलेमन रेजोल्यूशन in the preamble of the Constitution of India, in the preamble of the Constitution of India, India is made in the किसके नाम पे किया गया? नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो प्रियम्बल है वो नटशेल में कंटेन करता है। प्रियम्बल कंटेन्स इन नटशेल क्या कंटेन करता है? आइडियल्स और एस्पायरेशंस, आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये स्टेटमेंट है ये एक केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी। उस केस का नाम भी लिख लीजिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, हेल्ड भी किया था। उसके बाद एक स्टेटमेंट और है, द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये किस केस के अंदर हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने? मैंने अभी लेक्चर के अंदर बताया था, तो आप ये केस मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि किस केस के अंदर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब लिख लीजिए, बट इट डज नॉट मीन दैट द प्रियम्बल ओवरराइड कर सकता है, कैन ओवरराइड जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं एक्ट के, सॉरी एक्सप्रेस प्रोविजन है जो एक्ट के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक केस और है, गोलकनाथ का ही केस है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये भी प्रियम्बल से रिलेटेड है। सो इस केस के अंदर जल्दी करते हैं, हमारे क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, इस केस के चीफ जस्टिस सुभा राव थे, उन्होंने हेल्ड किया था। चीफ जस्टिस सुभा राव, ये चीज़ें पूछी गई एग्जाम में, इसलिए ये केसेस मैं यहाँ लिखवा रही हूँ प्रियम्बल के अंदर। ऑल्सो हेल्ड दैट
that the preamble to an act sets out the main objectives क्या हैं, जिस विच द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेशन है अचीव करना चाहता है, लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। तो ये स्टेटमेंट टू अचीव, तो ये स्टेटमेंट दिया गया था गोलकनाथ के केस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। सो आज हमारा पहला लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इवनिंग में। सो हमारा आपने देखा कि हम हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को टिप्स और ट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, तो कितना इजी हो जाता है ये सब याद रखना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लोग के अंदर याद रखना कोई आसान बात नहीं है। तो टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम ऐसे करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ से नोट्स याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी और का लिखा हुआ या पीडीएफ से याद रखना इतना आसान नहीं होता है। तो हैंडमेड नोट्स की यही खासियत है, जब कभी आप चांदनी रात में देखें तो आपको याद आए कि आपने क्या लिखा है। अपना लिखा हुआ सबको समझ आता है। आप पॉइंट्स में लिखिए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए, आपको सब समझ में आएगा अपना लिखा हुआ। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड आई होप आप सब अपना नेट जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएँ और आपको ये लेक्चर हेल्प करें। थैंक यू।